क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कंप्यूट द एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर पर आवर फॉर ईच कैबिनेट। हम लोगों ने जो एवरेज बतानी है वो एवरेज हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ लेबर की एवरेज बतानी है, मतलब वेजेस। कॉस्ट ऑफ लेबर मुराद वेजेस, वेजेस ऑन एवरेज हमने बतानी है और वो वेजेस ऑन एवरेज हमने पर और के हिसाब से बतानी है। तो ऊपर जो आप लोगों को बताया गया है फॉर ईच कैबिनेट, फॉर ईच कैबिनेट से मुराद है हम दो किस्म के कैबिनेट्स बनवा रहे हैं। एक है टीवी कंसोल्स और दूसरा है स्टीरियो सिस्टम। क्या हम लोगों ने दो किस्म के कैबिनेट्स बनवाए, एक टीवी वगैरह की सेटिंग के लिए और दूसरा स्टीरियो सिस्टम ऑडियो वगैरह की सेटिंग के लिए। अच्छा, वो फिर किस तरह से बनते हैं? हर एक कैबिनेट को बनने के लिए ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में से गुजरना पड़ता है। जैसे कि उसने बता दिया असेंबली, डेकोरेटिंग एंड क्यूरेटिंग डिपार्टमेंट्स। अब यहाँ पर ये चीज़ फिक्स है कि अगर आप असेंबली में जाते हो तो असेंबली में ऑरली वेजेस के 10 रुपीज़ पर और वेज देने पड़ते हैं आपको। अब अगर किसी चीज़ के बनने के लिए 2 आवर्स रिक्वायर्ड हैं असेंबली में 2 आवर्स, तो उसकी जो वेजेस बन जाएंगी वो 20 बन जाएंगी। अगर कोई और चीज़ है उसको बनने के लिए यहाँ पे 4 आवर्स रिक्वायर्ड हैं, तो असेंबली में उसकी जो टोटल वेजेस बन जाएंगी वो 40 की बन जाएंगी। अब हमें सिर्फ इतना कहा गया कि असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर जो वेजेस हैं पर और वो 10 रुपीज़ हैं। डेकोरेटिंग के अंदर 8 रुपीज़ पर और हमें वेजेस पे करनी पड़ती हैं, जबकि करेटिंग के अंदर 4 रुपीज़ पर और के हिसाब से हमें वेजेस पे करनी पड़ती हैं। और नेक्स्ट उसने आपको बताया कि अगर आप टीवी कंसोल्स बनवाने लगते हैं तो असेंबली में 5 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं, 3 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं डेकोरेटिंग के अंदर एंड 2 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं करेटिंग के अंदर। इसी तरह से जो आवर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं स्टीरियो सिस्टम में, उसने हमें उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी और हमसे कहा गया आपने वेजिस पर और के हिसाब से बताना है। अब हम लोगों ने वेजिस की एवरेज बतानी है, तो वेजिस को आप एक्स कंसीडर कर दो, वेजेस को एक्स कंसीडर कर दें। और उसके साथ अब ये टीवी कंसोल्स हैं, ये स्टीरियो सिस्टम है, इसका जो डाटा गिवन है ये बेसिकली आपके पास वेट्स हैं कि असेंबली के लिए जो इम्पोर्टेंस है ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको हमने वेट्स 5 दे दिया। स्टीरियो सिस्टम के लिए ये भी इसके सारे के सारे वेट्स हैं। अब आपने सबसे पहले टीवी कंसोल्स के लिए एवरेज लेनी है, तो आप ये वाला डाटा कंसीडर करें, ये वाला डाटा। एक्स की वैल्यू भी गिवन, डब्ल्यू की वैल्यू भी गिवन, तो वेटेड मीन इसका फाइंड कर लें। फिर स्टीरियो सिस्टम के लिए आपने बिल्कुल सेम ऐसा ही करना है, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि वेजेस तो आप सेम रखेंगे, एक्स की वैल्यू सेम होगी, सिर्फ वेट्स चेंज हो जाएंगे और वेट्स आपने ये वाले जाके रख देने हैं। तो स्टीरियो सिस्टम की आपके पास एवरेज आएगी और ये क्वेश्चन इजीली हम लोग अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से अपने कैलकुलेटर्स ओपन करें, ऑन की के साथ सेटअप की 3 नंबर पे स्टैटिस्टिक्स, फिर 1 वेरिएबल में गए, 1 की प्रेस करके तो आपके पास एक्स का कॉलम शो हो जाएगा। इस तरह से ये एक्स का कॉलम शो हो गया। अब आप जी इसके साथ फ्रीक्वेंसी ऑन करें। अगर आपके कैलकुलेटर में ऑन है फिर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ऑफ है फ्रीक्वेंसी आपको सामने शो नहीं हो रही, तो फ्रीक्वेंसी ऑन करने का मेथड था कि आप सेटअप की प्रेस करें, सेटअप की के बाद सॉरी शिफ्ट के बाद सेटअप की, डाउन एरो, 4 नंबर पे स्टैटिस्टिक्स, तो फ्रीक्वेंसी ऑन के लिए 1 की प्रेस करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑन हो जाएंगी। हो गई फ्रीक्वेंसी ऑन तमाम स्टूडेंट से। जी सर। अब यस एक्स सर। अब एक्स के कॉलम में ऑरली वेजेस लिख लें 10, 8, 4। और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 5, 3 एंड 2।
क्या आपने यहाँ तक डाटा बता दिया? यस Yes. सर। यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं? AC की प्रेस की तो आपका डाटा सेव हो गया। और जाकर अब मीन की वैल्यू फाइंड करें और मुझे वैल्यू बताएं, मीन की वैल्यू क्या आती है? 8.2। 8.2। तो टीवी कंसोल्स के लिए और कॉस्ट ऑफ लेबर पर आवर इज ₹8.2। और इसी तरह से स्टीरियो सिस्टम के लिए करना है। अब सुने मेरी बात सुने, स्टीरियो सिस्टम में एक्स की वैल्यू ने तो सेम रहना है, सिर्फ हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, वेट्स को चेंज करना है। तो शिफ्ट और 1 की प्रेस करें। 2 नंबर पे देखें तो डाटा लिखा हुआ है, 2 की प्रेस करते हैं। जैसे ही 2 की प्रेस की आपको सेम ये वाला डाटा वापस मिल गया। क्या सही हुआ? यस सर। यस सर। अब Yes. यहाँ पर जाकर सिर्फ 5 को रिप्लेस कर दें 4 के साथ, 3 को रिप्लेस कर दें 8 के साथ, 2 को रिप्लेस कर दें 4 के साथ और AC की प्रेस करते हैं। डन। ये ना हो कि सारा डाटा फिर से दोबारा लिखते रहो, तो सिर्फ डाटा में जो चेंज है उस चेंज को फाइंड कर लो। 7.5। तो इस 7.5। 7.5। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या सबको क्लियर हो गया? सर Yes, अगर sir. AC की बटन प्रेस Yes, करें sir. तो फिर मीन किस तरह मालूम कर लेते हैं सर? इसके बाद AC ये के डेटा बाद का बता शिफ्ट 1 शिफ्ट 1 4 2 4 ओके और इज इक्वल टू की प्रेस कर दो। यस सर 8 7 पहले के लिए 8.2 और अगर दूसरा डाटा है तो 7.5। 7.8 ओके सर। क्या मीन की वैल्यू क्या आई है? 7.5 हाँ ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया था, कंबाइंड मीन का क्वेश्चन। ये बिल्कुल वैसे ही है, कंबाइंड मीन का ही क्वेश्चन है। ये कुछ इस तरह से है, द मीन एनुअल सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉयज इन अ कंपनी इज ₹36। तो ये कंबाइंड मीन की वैल्यू आपको बता दी गई है। ऑल एम्प्लॉयज हैं तो मतलब इकट्ठी बता दी। द मीन एनुअल सैलरी पेड टू मेल एंड फीमेल, अब ये दो ग्रुप्स हैं। तो जो मेल के लिए एनुअल सैलरी है वो 34,000 है और जो फीमेल्स के लिए एनुअल सैलरी ऑन एवरेज मीन एनुअल सैलरी और वो 40,000। तो मेल की सैलरी को x/1 कह दें और फीमेल्स की सैलरी को x/2 कह दें। डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसी तरह से ये कह सकते हैं डिटरमिन द रेशो ऑफ मेल टू फीमेल। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं ज़रा परसेंटेज बताने की तरफ। अब देखें, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें नहीं बताए गए कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, और हमसे फिर ये भी नहीं पूछा गया कि कितने मेल एम्प्लॉयज़ हैं और कितने फीमेल्स, एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं पूछी गई। हमसे कहा गया परसेंटेज बताएं फीमेल्स और मेल वर्कर्स की। और जब बात आ जाती है परसेंटेज के ऊपर तो हम टोटल नंबर को कंसीडर करते हैं हमेशा 100। तो ऑल एम्प्लॉयज हम 100 कंसीडर कर देंगे। तो मेल के लिए हम लोग क्या वैल्यू कंसीडर करेंगे? N1 इज इक्वल टू X x। तो N2 हम क्या कर, फीमेल वर्कर्स को क्या कंसीडर कर लें? 100 - X। शाबाश, 100 - x। y नहीं कंसीडर करना। y कंसीडर किया तो फिर दो इक्वेशन हमें बनानी पड़ जाएंगी, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। उसका सोल्यूशन थोड़ा सा फिर डिफ़िकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो आपने टोटल 100 सपोज करना है। फर्स्ट मेल ग्रुप को x, तो फीमेल ग्रुप को टोटल में से मेल को माइनस कर रहे हैं तो वो फीमेल वर्कर्स होंगी, तो वो 100 - x। अब जाके कंबाइंड मीन का इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दें
और वो कुछ इस तरह से अप्लाई होगा 36,000 इज इक्वल टू 34,000 एक्स, आई होप समझ चुके होंगे, n1 x1 बार दोनों को Yes. मल्टीप्लाई करवा दिया प्लस n2 x2 बार, तो x2 बार 40,000 into 100 minus x, okay, and divided by total. 100. अब अगर आप लोग x प्लस 100 माइनस एक्स करें तब भी 100 ही आता है, माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो जाता है, तो वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स लिखने पड़ते हैं हमें, तो वो टोटल तो हमने 100 सपोज किया तो यहाँ पे 100 आ गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू फाइंड करो, ये सारी इक्वेशन एज इट इज ना अपने कैलकुलेटर को बता दो, एज इट इज अपने कैलकुलेटर को बताएं, और अगर आप चाहें तो ये 100 यहाँ पे कन्वर्ट करके ये 2 0 इधर लगा दें और यहाँ से 100 कैंसिल भी कर सकती हैं। क्या मेरी बात समझ चुके हैं? तो ये इक्वेशन ना ज़्यादा इजी हो जाएगी कैलकुलेटर के लिए सॉल्व करना। तो ज़रा x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें। ऐसे ही है। Yes, sir. आपके पास जो आंसर आया होगा Yes. वो 0.6666 इस तरह से। आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करें परसेंटेज का साइन लगाने के लिए तो 66.67%, और x आपने किसको सपोज किया था? Male number of employees. मेल, तो फीमेल वर्कर्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 100 में से इसको माइनस करें तो 100 minus 33.33. 33.33%। जी, सबको समझ आ गई क्वेश्चन की? क्वेश्चन की सबको समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. और अगर यहाँ पे आपसे कह देते कि आप रेशो फाइंड करके दें, अब रेशो फाइंड करने के लिए हम इसे लिखते हैं a रेशो b, हम इसको a ओवर b भी कर सकते हैं। और अगर मेरे पास कोई रेशो है ना 2 रेशो 3, तो मैं इसे क्या लिखूंगा? 2/3, ऐसे ही है ना? G. इसको इस तरह से लिखा जा सकता है ना, 2/3। डन। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और क्या ये इसके इक्वल है कि अगर मैं इसको 3/2 कर दूं या मैं इसे 3/2 लिख दूं तो क्या ये एक दूसरे के इक्वल होंगे? कि 2/3 को मैं 3/2 कर दूं? No, sir. नहीं होती इक्वल। तो बेटा No, आपने यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है कि जो रेशो फाइंड करनी है वो मेल टू फीमेल करनी है या फीमेल टू मेल करनी है, क्योंकि दोनों के आंसर डिफरेंट होंगे हमारे पास। इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ख्याल से लेके चलना है इसको। अब अगर आपने रेशो फाइंड करनी है मेल टू फीमेल, तो सबसे पहले मेल की वैल्यू चेक करें। मेल की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 66.7. 66.67। रेशो फीमेल की क्या वैल्यू आई आपके पास? 33.33. तो हम इसको क्या यूं, इसको अगर सिंपलीफाई करें तो क्या लिखेंगे हम इसे सिंपलीफाई करके? ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही है। तो हम इसे Yes, लिखेंगे sir. 2/1। तो हमारे पास मेल टू फीमेल
जो रेशो की वैल्यू आएगी वो आएगी 2:1। लेकिन अगर फीमेल टू मेल होता तो फिर फीमेल की वैल्यू पहले लिखते और फिर रेशो का साइन और फिर हम लोग मेल की वैल्यू लिखते। 1:2। 66.6 है। तो इसको सिंपलीफाई करें तो ये आता है 1:2। तो अगर आपसे मेल टू फीमेल पूछे तो आंसर है 2:1 और अगर मेल फीमेल टू मेल पूछें तो आंसर है 1:2। ओके। Yes, sir. Okay, sir. अच्छा, ओके तो सर। क्या तमाम स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी है? Yes, sir. अच्छा, ये Yes, sir. इक्वेशन फिर से देख लें बेटा। कंबाइंड मीन हम लोगों ने यूज़ किया है और कंबाइंड मीन का हमारे पास फार्मूला होता है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 ओवर n1 प्लस n2। n1 प्लस n2 से हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो कंबाइंड मीन हमें बता दिया गया 36,000। हमने वो 36,000 ही यहाँ पे लिखा। 36,000 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू हमारे पास x गिवन नहीं थी तो हमने x सपोज की और x1 बार की वैल्यू 34,000। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 34,000x प्लस का साइन n2 की वैल्यू। अब टोटल 100 थे, उनमें से मेल x हैं तो फीमेल्स की जो नंबर आते हैं वर्कर्स वो 100 माइनस x के टोटल में से मेल को माइनस कर दी। तो ये n2 की वैल्यू इसको मल्टीप्लाई किया गया है x बार 2 के साथ और वो है 40,000। और फिर हमने इस सारे को डिवाइड कर दिया है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। अब टोटल नंबर ऑफ वर्कर परसेंटेज के लिए 100 सपोज किए जाते हैं तो हमने यहाँ पे 100 लिख दिया। तो जब ये वाली इक्वेशन कैलकुलेटर को बताएंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो मेल नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और वो है 66.67%। अब क्लियर है सबको? सबको क्लियर? सर ये रेशो वाला कॉन्सेप्ट भी सबको क्लियर हो चुका है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, 22 भी और 23 भी। इसमें तो किसी को कोई इशू नहीं था ना? Yes, sir. तो No, हम sir. लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग ज़रा ट्राई करें और मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी करें। सर जस्ट मिसिंग वैल्यू बतानी है। हाँ जी। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको मीन की वैल्यू खुद बता दें। इससे पहले ऐसा होता था कि ये डाटा देकर ना आपसे मीन की वैल्यू पूछी जाती थी, लेकिन अब आपको मीन की वैल्यू बता दिया है कि एम की वैल्यू 30.5 है और मिसिंग वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। जो मिसिंग वैल्यू हो ना उसको आप एक्स सपोज कर लो। जो मिसिंग वैल्यू हो उसको आप एक्स सपोज कर दो। आप चाहें आप इसको ए सपोज कर लो, मतलब कुछ भी मिसिंग वैल्यू। मार्क्स को आपने एक्स सपोज किया और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो अगर डाटा आपके पास हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में तो ए एम फाइंड करने का फार्मूला क्या यूज़ करते हो? ए एम इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर Summation of समीशन F. एफ। तो आपने Summation सेम F. इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ई एम की जगह पे ई एम की वैल्यू 30.5 इज इक्वल टू, अब एफ एक्स कैसे आएगा? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 10 इंटू 80। तो आप इसको बस यूं भी लिख सकते हो कैलकुलेटर पे। देखिए आपको भाई रफ वर्क करने की नहीं ज़रूरत, पेन
वगैरह का यूज ना करें, आप सिर्फ कैलकुलेटर पे चलें, तो कैलकुलेटर पे एज इट इज लिख दें 10 इंटू 8 प्लस 20 इंटू 10 प्लस 20, मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ लेकिन आप अपने कैलकुलेटर पे एक्स लिखेंगे। मिसिंग वैल्यू कैलकुलेटर पे हमेशा एक्स बताई जाती है, तो आप यहाँ पे 20x प्लस 40 इंटू 15 दोनों को मल्टीप्लाई करना है प्लस 50 इंटू 7, उसके बाद तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम 8 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 7। और अब अगर इसको आप सॉल्व करें अपने कैलकुलेटर पर तो आपको x की वैल्यू मिलती है x इज इक्वल टू 30 30। x मतलब अब मैंने 30 a सपोज किया है तो मैं यहाँ पे a लिखूंगा, a इज इक्वल टू 30। तो हम लोगों ने मिसिंग वैल्यू फाइंड कर ली। जहाँ तक किसी को कोई इशू तो आप ऐसे मिसिंग वैल्यू फाइंड कर लेंगे ना। yes sir तो ये मीन हमारे Yes, पास sir. गिवन था जिसकी मदद से हम लोगों ने मिसिंग वैल्यू को फाइंड कर लिया। डन। अब अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर्स। तो वैसे ही जो एक्सपेक्टेड नंबर का कॉन्सेप्ट है मैंने प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में जाकर पढ़ाना है, लेकिन अभी आप इतना याद रखें कि जैसे यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द मीन सेल, फाइंड द मीन सेल पर वीक फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। और ये जो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दिया गया आप यहाँ पे ऐसे समझें जैसे ये आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो क्या अब आप इसके मीन की वैल्यू बता सकते हैं? Yes, sir. yes sir जल्दी yes से sir फाइंड करें। तो एक्सपेक्टेड नंबर के लिए याद रखिएगा कि एक्सपेक्टेड नंबर का मतलब है am की वैल्यू फाइंड करके देना। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हो आप ऐसे समझे जैसे वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपके पास। जल्दी से फाइंड करें, कैलकुलेटर पे ही फाइंड करें, कुछ नहीं लिखना आप लोगों ने। और आपसे जितनी आपने प्रैक्टिस करनी है बस इसी चीज़ को सोचना है कि आप पेन और पेंसिल का इस्तेमाल ना करें, नोटबुक का यूज़ ना करें। शाबाश, बताएं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई करके आप इसे यूं लिख सकते थे 1 7 18 34 24 12 3 1। मैंने आपसे कहा था अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन ना हो तो आप 100 सपोज कर लिया करो। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो इस तरह से आप इसे कन्वर्ट कर लें और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर 12 में जाके हम लोग सीखेंगे, सॉरी चैप्टर 15 16 प्रोबेबिलिटी में जाके सीखेंगे। जी 3.26 2.26 sir. 3.26 ओके। yes sir ये क्वेश्चन नंबर 28 आंसर इज 3.26। डन। yes sir तो मीन का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एम जी एम एंड एच एम अरिथमेटिक मेजर्स हम लोग जो कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप कि आप सब लोगों की इसकी समझ भी आ गई होगी। yes sir Yes, sir.